हाउसप्लान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है MCM 310 का लेक्चर नंबर 25। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर 24 की अच्छे से समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें या मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करने का मसला होता है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। लेक्चर 25 स्टार्ट करते हैं। द राइटिंग स्टाइल रिपोर्ट एंड द नरेटिव राइटिंग, जिसमें पहले हमारे पास टॉपिक आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट आर ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशंस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट सर्व सम स्पेसिफिक पर्पस। रिपोर्ट राइटिंग हमारे पास क्या होती है कि ऐसी तरतीब रिपोर्ट राइटिंग में दी गई है, यानी कि ऑर्डरली और ऑब्जेक्टिव तहरीर होती है, जिसमें जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को किसी खास मकसद यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो बयान किया जाता है। नंबर 1 टॉपिक देखें तो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेटिव लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट क्या होता है कि रिपोर्ट लिखते वक्त जो नीचे दिए गए स्टेप्स या तरतीब को जो है फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है फ्लैप। फ्लैप क्या होता है कि ये रिपोर्ट कवर होता है जिस पर जो है वो इदारे या फ़र्द का नाम या टाइटल या डेट वगैरह लिखी होती है। उसके बाद नंबर 2 क्या है टाइटल पेज होता है। ये पेज जो होता है वो रिपोर्ट के मुकम्मल टाइटल, राइटर का नाम और इदारे का नाम दिखाता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये एक छोटा सा जो है वो समरी होती है जिसमें जो है वो रिपोर्ट का ओवरव्यू होता है। ये 200 से 150 अल्फाज पर होता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट क्या होती है कि यहाँ रिपोर्ट लिखने वालों लोगों का शुक्रिया यानी कि थैंक्स अदा करता है जिन्होंने जो है मदद की। उसके बाद टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, ये एक हमारे पास लिस्ट होती है जिसमें जो है रिपोर्ट के तमाम हेडिंग और पेज नंबर होते हैं। उसके बाद आगे है कि टेबल ऑफ इलिस्ट्रेशन क्या है कि अगर रिपोर्ट में कोई इलिस्ट्रेशन चार्ट या ग्राफ हो तो उनकी जो है वो फहरिस्त यहाँ पर होती है। उसके बाद नंबर 7 हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि ये हिस्सा रिपोर्ट का तारुफ होता है जिसमें जो ये बताया जाता है कि रिपोर्ट क्यों लिखी जा रही है और उसका मकसद क्या है। फाइंडिंग्स क्या है कि ये हिस्सा रिपोर्ट की जो है फाइंडिंग स्टेट और मालूमात पर मुश्तमिल होता है जो तहकीक या ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो हासिल हुई है। कंक्लूजन आता है कि यार रिपोर्ट का जो है वो रिजल्ट पेश किया जाता है यानी कि हासिल होने वाले फाइंडिंग का खुलासा है। उसके बाद रिकमेंडेशन है, यही सब बताता है कि आप जो है वो आगे क्या करना चाहिए यानी सजेशंस क्या आगे दी जाएँ। उसके बाद हमारे पास आता है कि अपेंडिसेस आता है। यहाँ जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे कि हमारे पास क्वेश्चनर्स हो गया, रॉ डेटा हो गया या सर्वे रिजल्ट शामिल किए जाते हैं। नंबर 12 है रेफरेंसेस और नंबर 13 क्या आता है कि फुट नोट्स क्या होते हैं कि ये सफ़े के नीचे दी गई होती है या छोटी जो है एक्सप्लेनेशन होती हैं जो टेक्स्ट से मुताल्लिक इजाफी मालूमात जो है वो देती हैं। इंडेक्स होता है, ये रिपोर्ट के आखिर में जो है वो क्लब्स की तरतीब और फहरिस्त होती है ताकि रीडर किसी खास टॉपिक को जो है वो आसानी से तलाश कर सके। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास होती है शॉर्ट रिपोर्ट्स। शॉर्ट रिपोर्ट्स क्या है कि दीज आर टू टाइप्स मेमो एंड लेटर टाइप। दो टाइप्स होती हैं, जो मेमो टाइप होती है, लेटर टाइप होती है। फ़र्क सिर्फ जो है वो बॉडी में होता है, बाकी फॉर्मेट तकरीबन एक जैसा रहता है। जैसे हमारे पास क्या है कि बॉडी ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट क्या है। नंबर 1 हमारे पास आता है अच्छा हर शॉर्ट रिपोर्ट में जो है वो 5 हिस्से शामिल होते हैं। नंबर 1 क्या है कि टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है कि इसमें बताते हैं कि रिपोर्ट क्यों और किस मकसद के लिए जो है वो लिखी जा रही है। फॉर एग्जांपल यू आर आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्कूल्स इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज। नंबर 2 पे हमारे पास प्रोसीजर्स आते हैं, वो स्टेप्स या तरीके जिनसे जो है वो डेटा जमा किया गया है। उसके बाद हमारे पास फाइंडिंग होती है। फाइंडिंग क्या होती है कि फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन जो आपने जो है वो डिस्कवर किए हैं। कंक्लूजन आखिर में आते हैं। कंक्लूजन क्या होता है कि उसका रिजल्ट खुलासा की सूरत में यानी आपकी फाइंडिंग से क्या जो है वो नतीजा निकला है। रिकमेंडेशन होती है आपकी जो है सजेशन से इकदाम जो मुस्तकबिल में जो है किए जाने चाहिए, यानी कि आपने जो है वो कौन से सजेशन जो कौन से स्टेप्स लेने हैं जो आगे फ्यूचर में किए जाने चाहिए। आगे फिर हमारे पास होता है डू नॉट यूज़ द ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ योर वर्ड प्रोसेस सच एज द एंड नोट्स, फुट नोट्स या हेडर्स या फुटर्स या बॉक्सेस एक्सेट्रा। यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसर्स के जो हमारे पास ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स जैसे हमारे पास एंड नोट्स हो गया, फुटर्स हो गया, बॉक्सेस जैसे इस्तेमाल ना करें। मुनासिब हेडिंग और सब हेडिंग दें जिससे जो है वो जनरल्स में होते हैं। जैसे मतलब हेडिंग हेरिटरी यूँ बनाएं कि जैसे आल कैप्स बोल्ड हो गया, मतलब नंबर बार में हम लोग कहते हैं। उसके बाद ये है कि बोल्ड और केस हो गया। फिर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होती है, इटैलिक्स होते हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेशन क्या होती है कि तस्वीर या फिगर्स वगैरह को जो है वो टेक्स्ट में जहाँ पहली बार जिक्र हो वैसे ही जो है वो साइड करें। उसके बाद फिगर 1 फिगर 2 इस तरह करें। टेबल्स को भी जो है एम्बेडेड रखें जहाँ उन्हें जो है वो टेक्स्ट में साइड किया गया हो। आगे फिर हमारे पास आता है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग देखें तो इसमें पहले हम कह रहे हैं कि नैरेटिव राइटिंग जो होती है वो एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें हम कहानी या स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। ये कहानी सच भी हो सकती है या आपके तजर्बे पर मबनी हो सकती है। अगर ऐसे की शक्ल में जो है वो नैरेटिव राइटिंग रिफ्लेक्शन या यादों पर मुश्तमिल जो है वो होती हो, यानी कि एहसास सोच वगैरह पर मुश्तमिल हो, इसमें जो है आप पहले शख्स जो हैं वो फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं
जैसे आई, मी, माई, मतलब जो भी स्टोरी लिखेंगे वो एज अ फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि नैरेटिव राइटिंग में आप क्या लिख सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या लिख सकते हैं, कोई शख्स जो आपकी ज़िंदगी में अहम रहा हो उसके बारे में लिख सकते हैं, कोई खुशी या दुःख का वाक़या लिख सकते हो, या आपने जो है हाल ही में कुछ ऑब्ज़र्वेशन किया हो जैसे इवेंट्स या एक्टिविटी वगैरह, उसके हवाले से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या है कि नैरेटिव राइटिंग कैसे लिखनी है, रिलैक्स रहो, ये लूज़ अप हो जाओ, जैसे किसी दोस्त को कहानी सुना रहे हो आपने इस तरह लिखनी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करो, आई, मी, माई। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे कि जो है ना, पहले ज़बानी कहानी सुनाओ या उसे रिकॉर्ड करो जैसे किसी दोस्त को बता रहे हो, फिर उसे लिखने में जो है वो आसानी होगी। नंबर 4 हम कह सकते हैं जब कहानी लिखो तब उसको जो है वो प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट में ढालो। नंबर 5 हम कह सकते हैं कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास ऐसा तजर्बा नहीं है तो किसी और के बारे में जो है लिखो, जैसे कि आपके वालिदैन, बच्चे, उस्ताद या कोई ख़ास दोस्त वगैरह के बारे में लिखो। नंबर 6 हम कहेंगे कि एक मकसद या हमारे पास पॉइंट ज़रूर हो, यानी कि सक्सेसफुल नैरेटिव ऐसे हमेशा जो है कोई ना कोई बात समझाता है। उसके बाद हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स में जो है वो नंबर पॉइंट 1 पॉइंट देखें तो नंबर 1 में पहले तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लियर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होनी चाहिए, यानी कि ऐसे की इंट्रोडक्शन में जो है ये वाज़िया होना चाहिए कि ये किस किस्म की कहानी है, कोई वाक़या है, कोई बार-बार होने वाली सरगर्मी है, यानी कि रिकरिंग एक्टिविटी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है या ऑब्ज़र्वेशन है। आखिर में जो है एक कंक्लूजन होना चाहिए जो कोई जो है लेसन या ज़िंदगी की हकीकत वाज़िया करे। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे कहते हैं कि एंटीडोट हो या डिस्क्रिप्शन हो, यानी कि ऐसे में छोटे-छोटे जो है एंटीडोट्स शामिल होने चाहिए, यानी कि इवेंट्स, पर्सन, सीन्स की जो है डिस्क्रिप्शन दी जाए ताकि जो है रीडर को तस्वीर नज़र आए, यानी कि अपने जहन में वो इमेजिनेशन करे। डायलॉग्स भी शामिल कर सकते हो लेकिन पंक्चुएशन सही होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट हम लोग देखें, नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि नैरेटिव ऐसे में जिस वाक़ये या ओकेज़न या पर्सन का ज़िक्र किया गया है वो इतना जो है पावरफुल होना चाहिए कि आपकी डिस्क्रिप्शन और आपकी थॉट से जो है वो पढ़ने वाले को जो ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करे, यानी कि वो सिर्फ़ एक कहानी ना हो बल्कि उसमें ज़िंदगी का कोई सच्चा सबक, यानी कि रियल लाइफ़ लेसन छुपा हो। स्टूडेंट ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग कैसे सीखें कि कहानी थी, जैसे मैं कहूँ, कहानी थी एक यंग लड़की की जिस पर जो है वो वुल्फ्स ने हमला किया था क्योंकि वो उसकी जो है वो कैटल मार रहे थे। उसे चॉइस करना था या तो गायें बचाए या भेड़ियों की जान छोड़ दे। इसने जो है भेड़िए मार दिए लेकिन अंदर से वो खुश नहीं थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि समथिंग देयर इज़ नो राइट चॉइस। इस नुक्ते का मकसद हमारे पास क्या है कि नैरेटिव ऐसे तब कामयाब होती है जब आपके एहसास और डिसीजन ऐसे हों कि पढ़ने वाला कहे कि हाँ, ये बात तो वाकई ज़िंदगी में होती है। आपका वाक़या आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हो, जैसे कोई मुश्किल फ़ैसला, कोई किसी को खोना, किसी को माफ़ करना, खुद से लड़ना या कोई ऐसी बात जिसका जवाब आसान ना हो। आपकी स्टोरी जो है वो इस तरह लिखी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नंबर 4 पॉइंट देखते हैं तो द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नैरेटिव ऐसे इज़ यूजुअली फर्स्ट पर्सन, द यूज़ ऑफ आई इनवाइट योर रीडर्स इनटू एन इंटीमेट डिस्कशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि नैरेटिव राइटिंग में आमतौर पर जो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इस्तेमाल किया जाता है, यानी आई, मी, माई, वी वगैरह। इससे जो है वो रीडर को एहसास होता है कि वो आपके साथ कहानी का हिस्सा बन रहा है। ये एक हमारे पास इंटीमेट यानी कि करीबी और पर्सनल अंदाज होता है। एग्जाम्पल में अगर दूँ एक छोटी सी, आई रिमेंबर द स्मेल ऑफ द रेन दैट डे एंड हाउ माई हार्ट रेस्ड व्हेन आई सॉ द ब्रोकन विंडो। कि मैं इसको बताऊँ कि मैं आज भी उस दिन की बारिश की खुशबू याद करता हूँ, मेरा दिल कैसे धड़कने लगता है जब मैं वो टूटी हुई खिड़की मैंने देखी। तो ये अब बस क्या है कि एक टचअप का सिस्टम दे रही है। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट देखिए तो नैरेटिव ऐसे का अंदाज जो है वो ज़िंदा दिल यानी कि लाइवली और इंगेजिंग होना चाहिए। ऐसे अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करो जो नए अंदाज में एहसास और तस्वीर दिखाएं, यानी कि क्लिचेस यानी बासी जुमले या पुराने मुहावरे से बचो, जैसे कि टाइम हील्स ऑल वुंड, पुराना हो गया ये जुमला हम कह सकते हैं एज ब्रेव एज लाइन, सबने जो है ये सुन रखा है, ये भी हमारे पास हो सकता है। अब क्या करना है कि पहले मुकम्मल कहानी लिख लो, यानी कि बेसिक स्टोरी डाउन लिखो, उसे ऑर्गेनाइज करो, उसका आगाज़, दरमियान और अंजाम यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और उसका कंक्लूजन लिखो। आखिर में जो है वर्ड चॉइस पर काम करो, यानी बेहतर अल्फाज चुनो। उसके बाद बोरिंग की जगह जो है वो डल, लाइफलेस या ग्लूमी, हैप्पी की जगह जो है वो ग्रीनिंग, चीयरफुल, जॉय वगैरह इस तरह के वर्ड्स यूज़ करो। मतलब आपने जो है वो अपनी स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाना है लोगों की, मतलब आपकी स्टोरी जब लोग पढ़ें तो उनको लगे कि हाँ, वाक़ई ही ये जो है हमारे पास एक रियल है, ये हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। आपने एक अट्रैक्टिव स्टोरी बनानी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 25। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।